जोहार साथियों, मेरा नाम प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हो न्यूज़ चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके थे प्रतापगढ़ जिले के दरियावद विधानसभा में और यहाँ पर आज हमारे साथ हैं भारत आदिवासी पार्टी के थावरचंद मीणा। इनसे आज रूबरू होंगे और आज इनकी जीवन शैली और इनके जीवन की कहानी के बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। जोहार, स्वागत हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले ये आपको भी जोहार। आदिवासियों की आवाज़ हमेशा आपके चैनल पे देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है जी, कि इतनी स्वतंत्र पत्रकारिता बहुत जी, कम मिलती है। जी, बाकी अक्सर पहले अखबार छप के बिकते थे, अब जी, बिक पहले जाते हैं, जी, फिर छपते जी। हैं। आज हम आपके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप शुरू से आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? अ, मैं पहली से 5वीं तक तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय था उस टाइम, मेरे पास के घर के पीछे ही जी, है, वहाँ पर 5वीं तक पढ़ा। जी, 5वीं के बाद में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय मावली में गया जी, और शायद सारे लड़के प्राइवेट स्कूलों से पढ़कर आए थे, मैं पहला सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ जी, था जी, और किसान का बेटा था। जी, कई बार तो मतलब 4 महीने में 1 बार छुट्टी होती थी, जी, तो छुट्टी में आते पेरेंट्स मिलने आते थे, नहीं आते थे। जी, रविवार को वहाँ छुट्टी होती थी, जी, जी, तो वहाँ के क्या सारे बच्चों के पेरेंट्स कहीं कहीं जॉब में होते थे, तो बढ़िया सा खाना वगैरह लेके आते थे। हम देखते थे हमारा किसान का बेटा हूँ और पिताजी की इतना ज़रूर था कि पिताजी मुझे पढ़ा रहे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, फिर वहाँ से 10वीं कक्षा करके मैं राजसमंद गया, जी, 2 साल नवोदय में वहाँ पढ़ा हूँ। जी, नवोदय में वहाँ पढ़ने के बाद में मैं जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना चाह रहा था, अच्छे जी, परसेंटेज थे मेरे। जी, लेकिन इतना आर्थिक सहयोग नहीं हो पाता घर परिवार से, इसलिए मैंने सोचा मोहनलाल सुखाड़िया में एडमिशन लूँ। मोहनलाल सुखाड़िया में एडमिशन लिया। मैंने पढ़ाई के दौरान फिर उस टाइम भी बीएड करने की चाह थी, पर कहीं न कहीं पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट था। लेकिन मैंने बीएड कर ली, पास का ही मेरे रूम के पास में श्री राम कॉलेज था उसके अंदर। उसके बाद में सिद्धेश्वर कॉलेज दरियावद से मैंने एमए भी करा है हिस्ट्री से। और इस मेरे एजुकेशन के अलावा मैं हॉकी है, आर्चरी है और ये बास्केटबॉल है, स्टेट भी खेला था। एनसीसी के अंदर सी सर्टिफिकेट, एनसीसी में, नेवी में स्काउट के अंदर भी रहा हूँ मैं और कई नेशनल इंटीग्रेशन कैंप भी किए देश के अलग-अलग कोने में, अनुभव रहा संस्कृति जानने का पूरे देश का। जी। तो यहाँ पर आप पॉलिटिक्स में आना कब से चाहा? कौन-सी क्लास में आप थे और आपको लगा कि ना मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? जी, मैं पॉलिटिक्स में ठीक है, एक मैं नवोदय में पढ़ता था तो वहाँ से भी कुछ सीखा था, नेतृत्व करने के गुण और मंच से डरता था। फिर यहाँ एमएलएसयू के अंदर जब पढ़ा मैंने बहुत चीज़ें ऐसी देखी कि कुछ चीज़ें होती है जो बच्चा पढ़ने जाता है एक सुखाड़िया के अंदर जैसे कोई भी, तो पहली बार जब जाते हैं उसके बाद में धीरे-धीरे हमारे ट्राइबल्स बेल्ट के जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अपने कमरों तक सीमित रहते हैं। उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या-क्या और चीज़ें हैं उसके बारे में इतना ध्यान नहीं देते हैं। मेरा भी एक कागज़ में थोड़ा-सा लफड़ा हुआ था, तो सोचा यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊँ, तो 1 बार गया, 2 बार गया, कई बार जाने के बाद भी घुमाना-फिराना का काम होता था। तो ऐसे में फिर हमने हमारे यूनिवर्सिटी के 1-2 लीडर थे उनसे बात की कि भाई हमारे कागज़ में ये लफड़ा है। तो उन्होंने कहा कौन नहीं कर रहा है? ऐसा करके सीधे आए और गेट ताला लगवा दिया। यूनिवर्सिटी का ताला लगवाने के बाद में फिर 5-10 ही लोग स्टूडेंट थे, 10 के बाद में 200-500 हुए। 500 होने के बाद यूनियन नज़र आई और उसी दिन से काम भी हो गए और फिर जिनके काम पेंडिंग थे हज़ारों स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, उस टाइम लगभग 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट थे। तो उस यूनियन के माध्यम से मुझे लगा कि राजनीति में पद पे जाना मायने नहीं रखता, लेकिन अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना मायने रखता है। तो फिर मुझे इंटरेस्ट रहा इसमें, तो जहाँ पर भी गलत होता मैं खड़ा रहता साथ में। सही के लिए हमेशा तैयार मिलते। जो मुझे प्रेरित करता था कि ऐसे लोग जो कहीं न कहीं अपने हक के लिए तरसते हैं या उनको कोई आगे मदद करने वाला नहीं होता, उनकी मदद करते थे। फिर धीरे-धीरे मोहनलाल सुखाड़िया से प्रेसिडेंट का चुनाव नज़दीक था। कुछ साथियों ने कहा था कि आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ो, पर मेरी हालत ये थी कि ये व्हाइट शर्ट पहनने का नहीं था। ये 3 महीने लेक सिटी मॉल के अंदर मैं ड्यूटी कर रहा था सिक्योरिटी गार्ड की। उसके बाद में उन पैसों से मैंने कुछ पढ़ाई के लिए बचाया, कुछ किताबें, कुछ कपड़े और फिर वहाँ से ऐसा। अगले साल वापस एडमिशन लिया, 3 महीने फिर सिक्योरिटी गार्ड का काम करा और कहीं बीच-बीच में प्रताप नगर पे मज़दूरी भी करने चला जाता, कहीं-कहीं वेटर सर्विस में खाना भी बनाने चला जाता। उन पैसों से मैं वापस मोबाइल लाता, फिर वहाँ से पढ़ाई, मोबाइल और उस तरीके से गुज़ारा। तो मैंने कहा, ये प्रेसिडेंट बनना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर तो लाखों का खर्चा होता है, कैसे संभव होगा? लेकिन फिर बीएड के दौरान मैं इंटर्नशिप में यहाँ गाँव आया और मुझे गाँव में उस वक़्त मेरे मोहल्ले के कुछ लोग जानते थे, बाकी बहुत कम जानते थे। क्योंकि मैं लगभग 7 और 5 12 साल लगभग बाहर रहा हूँ, घर छोड़ के। उसके बाद में हाँ, एक सरपंच के इलेक्शन आ गए, तो मैंने सोचा कि यहाँ तो अनुभव मिलेगा, यहाँ सीखेंगे, यहाँ हारेंगे पर पहचान मिलेगी।
तो सोचा लड़ें, पर यहाँ गाँव में पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं था, पर एक चीज़ थी, मैं सच्चाई के लिए लड़ सकता था। मैं जागरूक था और इन लोगों को हक दिला सकता था। हमारे भोले लोग हैं समाज के, जिनको अक्सर कुछ किसी भी पार्टी के अंदर हो या समाज के तबके के अंदर हो, कुछ मुट्ठी भर 5 लोग 10 लोग होते हैं जो सारे अधिकारों को अपने वश में रखते हैं और 100 में से जब सरकार ₹100 रवाना कर रही है तो उसके पास आता-आता धरातल पे 5 से 10 रह जाता है। उसके बीच में कुछ कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं, जो हड़प लेते हैं या उनका स्वार्थ होता है। तो मैं इन पूरी चयन प्रक्रिया को समझ रहा था, तो मैं चाह रहा था कि हमारे लोगों को सरकारी योजनाएँ उन तक पहुँचे, बिचौलिए बीच में डकारे नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सरपंच इलेक्शन लड़ूँ, उससे ज़्यादा चाह नहीं थी। तो पैसा नहीं था और मेरे पिताजी को विश्वास नहीं था। उन्होंने भी मतलब मना कर दिया कि आप लड़ोगे तो हम साथ नहीं देंगे, कौन जानता है आपको? फिर मैंने सोचा लड़ना तो है ही, कोई जानता नहीं तो भी लड़ना है। यहाँ से उदयपुर गया, मावली के अंदर 9 दिन मज़दूरी करी और 9 दिन मज़दूरी करके कुछ पैसा लेके आया। 5-6 दिन इस पंचायत के अंदर माहौल तैयार हुआ और उसके बाद में 2-4 मेरे दोस्त थे, उन्होंने पैसा दिया, ₹9,000 इकट्ठा हुआ। 18,000 के अंदर ये मेरा पहला चुनाव सरपंच का हो गया। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब है, मैं तो एक गरीब परिवार से आता हूँ और मेरे घरवालों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है, मैं पढ़ने के लिए भी मैं खुद के पैसों से खुद कमा के थोड़ा एडजस्ट करके जाता हूँ। तो फिर भी आपके मन में ऐसा कैसे विचार आ गया मैं चुनाव लड़ लूँ सरपंच का? मान लिया तो हारे, ठान लिया तो जीते। जी, कहते हैं कि संघर्ष बिना जीवन नहीं है, मानव जीवन एक संघर्ष है। मेरे गुरुजी थे जो नवोदय के अंदर, उन्होंने एक प्रेरणादायक चीज़ें लिख कर दी थी। तो उसके अंदर पहला शब्द था, मानव जीवन एक संघर्ष है, जो इसको स्वीकार करता है, जूझता है, वो जीवन जीने की कला सीख जाता है। और जो पसंद है उसको हासिल करो, जो हासिल है उसको पसंद करो। तो मेरे को ये लगा कि अगर यदि मैं मान लेता हूँ मेरे अंदर, मैं दुनिया को क्यों देखूँ, मेरे अंदर सब कुछ है, तो मैं फाइट करूँ खुद से। फिर मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे सामने कितने कैंडिडेट हैं, क्या कंडीशन है, कितनी पुरानी जड़ें हैं राजनीति की। और मैदान में उतरा और आपको यकीन नहीं होगा, मैं 5 से 6 कंडीशन कैंडिडेट ऐसे थे, हम समकक्ष थे और उस दौरान सबके 5, 6 लाख, 7 लाख खर्चा हुआ होगा। मैं तो 18,000 वाला था, हारने के 40 वोटों से हारा और मस्त था। तो आप कौन से सन में चुनाव लड़े थे सरपंच का? ये अभी गया चुनाव जो कौन से सन में? 19-20 में शायद। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, 19-20 में लड़े। हाँ, हाँ। उसके बाद कोरोना आ गया, हाँ, हाँ। फिर मेरे लिए मुसीबत खड़ी होगी, फिर पैसा लेने कहाँ से जाऊँ? हाँ, हाँ। फिर उसके बाद में जिला परिषद चुनाव आए, हाँ, हाँ, हाँ। तो मुझे लड़ना नहीं था चुनाव जिला परिषद, मैं वापस पढ़ने जाना चाह रहा था। जी, जी। क्योंकि सरपंच इलेक्शन तक मैं ठीक था, उससे आगे मैं सोचा नहीं था। जी, फिर मेरी सिस्टर की शादी भी थी उसी जी, चुनाव के दौरान, पर मैं एक अच्छा वक्ता भी था। जी, तो यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनका कहना था कि जिस सीट पे मजबूत सीट है यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के कद्दावर नेता इस सीट पे उतरना चाह रहे हैं, जी, जी, तो यहाँ वैसा कोई कैंडिडेट लाओ, तो मेरे ऊपर भरोसा जता रहे थे। मैंने 1-2 बार मना किया कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, जी, जी। पैसा नहीं, तो उन्होंने कहा कि फिर भी तू पार्टी के लिए काम करेगा, हाँ, हाँ। तुझे गाँव में जाना ही है प्रचार करने के लिए, जी, क्यों ना तेरा फार्म भर के भी साथ में चला जा। जी, जी, मैंने कहा ठीक है आप कहते हो तो जाऊँ। उस चुनाव के अंदर आप यकीन नहीं करोगे, मेरे सामने बढ़िया लीडर थे, अनुभवी लीडर थे, कांग्रेस बीजेपी के वो लड़ रहे थे चुनाव। उनके पास पैसा भी था, सब कुछ था। कोई प्रधान रहा है, कोई 5 बार सरपंच रहा है। मुझे तो जब फार्म के लिए तैयारी कर रहे थे, फार्म का भी पैसा दिया, उसी टाइम कपड़े पहना के गाड़ी में बैठा दिया, ये गाड़ी जाओ। जी, जी। और और मैं उस टाइम 600 वोटों से चुनाव हो रहा, अच्छा, सेकंड अच्छा। पोज़ीशन में रहा। तो ले आपको ऐसा लेकिन आप सुनना उस बात को, जी, मेरे सामने जो चुनाव लड़ने वाले थे लोग, जी, उन्होंने उस चुनाव के अंदर 20 से 25 लाख रुपए दोनों पार्टियों ने खर्चा किया। जी, मेरा कितना हुआ होगा आप बताओ? जी। मेरा मात्र 22,000 खर्चा हुआ। अच्छा, अच्छा। 3,000 के पेम्पलेट से मैं 6,500 से ऊपर वोट ले आया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये जनता की भावना थी, उनके लिए हम काम करते थे, उनको सच्चाई तक लेके जाते थे जी, और लोगों से हम सीधा जुड़े हुए थे। जी, तो वही एक उम्मीद और विश्वास था उनका कि ये बेहतर कर सकते हैं। जी। और पहली बार मात्र 24 साल साल की उम्र में आप मैदान में उतरे हो और नए-नए हो, भरोसा करने में समय लगता है। जी। फिर भी लोगों ने किया भरोसा। अच्छा, अच्छा। फिर उसके बाद में उपचुनाव आया। हुँ, हुँ, हुँ। हमारे दिवंगत विधायक थे गौतम जी, कोरोना के समय में उनकी डेथ हो गई थी। जी, तो हमारे कार्यकर्ताओं में चयन करना था आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली के माध्यम से। तो मेरे प्रति सबने भरोसा जताया। जी, तब मैंने सोचा था कि इस बार कुछ करें और पॉलिटिक्स के अंदर हमने हमेशा जब किसी के साथ बुरा होता या कुछ भी होता, मैं मोहल्ला सुखाड़े से बहुत कुछ स्ट्राइक कैसे करनी है, धरने अच्छा। प्रदर्शन से हाँ, आंदोलन किस तरह से खड़े किए जाए हाँ, और उनसे कैसे लड़ा जाए, सिस्टम से कैसे बात की जाए, अच्छा। किसी को कैसे जीता जाए, हुँ, हुँ। तो बहुत कुछ सीखा था। जी, शुरुआत में हम दरियावद में आए थे, तो कार्यकर्ताओं में जोश-जुनून था लेकिन उसको तरीका नहीं था। जी, जी, फिर हम उसको एकत्रित करा, धीरे-धीरे लड़े हर समस्याओं के बाद में। जी, तो फिर लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हुए, विचारधारा से कनेक्ट हुए। जी, उनको सच्चाई बताते गए, उनके काम छोटे से छोटे काम होते, हम हमेशा हाज़िर खड़े होते। किसी से सुख में भी शामिल, दुःख में भी शामिल, कार्यकर्ताओं के भी सुख में, दुःख में शामिल। उन्होंने भरोसा किया उपचुनाव के अंदर। मुझे कैंडिडेट बनाया, तो उस टाइम ये भारत आदिवासी पार्टी नहीं थी, जी, तो वो मेरे को मैंडेट नहीं मिला था। मैं निर्दलीय खड़ा हो गया। जी, जी, सबका समर्थन मेरे साथ था, कार्यकर्ताओं का। ऐसे वक़्त में चुनाव के बाद में
अ, राजस्थान की सरकार, जो मुख्यमंत्री जी, पास में वल्लभनगर विधानसभा के चुनाव थे, वहाँ नहीं जाए गए और 3 बार हमारे यहाँ आए और वो जी, चुनाव ऐसा था कि मंत्री पहली बार गलियों में घूम रहे प्रचार करने के जी, लिए। जी। ये हालत हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ की जनता ने कर दी। पर हमारा संघर्ष था, पहली बार चुनाव लड़े, निर्दलीय थे और फिर भी 51,000 से ऊपर वोट लेके आए थे। अच्छा, अच्छा। सेकंड पोज़ीशन में हाँ, रहे थे। हाँ। तो आप यहाँ पर पॉलिटिक्स में आए, आप गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते, तो फिर आपको बहुत कद्दावर नेता भी थे आपके सामने और बीजेपी कांग्रेस का गढ़ रहा है शुरू से और बीजेपी कांग्रेस है वो बारी-बारी से राज करती आई है। तो आपको कहीं न कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आपको किसी पार्टी वालों ने, बीजेपी वालों ने या कांग्रेस वालों ने या फिर किसी कद्दावर नेता ने आपको डराने-धमकाने की कोशिश करी हो या आपको बिठाने की कोशिश करी, ऐसा हुआ आपके साथ में? बीच-बीच में कई आंदोलन होते या कुछ भी बात होती तो किसी न किसी बिचौलिए के माध्यम से कुछ स्वार्थ और लुभावनी चीज़ों का ऑफ़र किया जाता था। जी, लेकिन मुझे मालूम था कि ईमानदारी मुझे आगे ले जाएगी। जी, ठीक हूँ जैसा हूँ मैं, जी, यदि 10 लाख रुपए दे दें, जी, आप पहले अभाव में जी रहे हो, जी। आप वो 10 लाख रुपए ज़्यादा दिन तक नहीं सँभाल सकते। नहीं समझ उसका दुरुपयोग करोगे या फिर उसमें ही आप उल्टा-सीधा ही होगा आपके साथ। जी, जी, एक परीक्षा हो, यदि वो परीक्षा आप चीटिंग करके पास करते हो, आपको मेहनत की खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन आगे मेहनत करके आप परीक्षा पास करते हो, तो उस परिणाम का आपको खुशी मिलेगी। मैं फ़री का कुछ चाहता नहीं था, मैं जैसा था ठीक था। मेरी उम्र कम थी, पर मैं ईमानदारी की छवि छोड़ना चाहता था और अपनी ईमानदारी एक छवि है जो बनाने में मुझे मालूम है, काँच की तरह होती है। फूट गई तो जुड़ नहीं सकती है, इसलिए उसके बहुत सँभाल के रखना पड़ता है। हाँ, हाँ, हाँ। और मैं खोना नहीं चाहता था इस चीज़ को कि मेरे लिए जनता का प्रेम और विश्वास मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, हुँ, हुँ, हुँ। कि लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, हुँ, हुँ। बस। और जहाँ डर की बात बता रहे हो, सबसे कभी मैं किसी से नहीं डरा, किसी ने ये भी कहा होगा कि हमारे एरिया में तू प्रचार नहीं करेगा, उसमें सबसे पहले गया हूँ। और जो जितना डराने की कोशिश करता है, वो अंदर से उतना ही डरपोक होता है। डर से मेरा कोई वास्ता ही नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं। तो आपको यहाँ पर अगर प्रचार करने गए हो, तो आपको किसी ने धमकियाँ दी होगी, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कहीं न कहीं मेरे को दबाया जा रहा है, छोड़ो ये काम रहने ही देता हूँ मैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जी, तो सामने वालों के दिमाग में 70 सालों से अलग चीज़ें चल रही है। जी, तो हम लोग उसके दिमाग में निकल आए, हम जो पहली बार संघर्ष कर रहे थे, लोगों को जनजागरण कराने जा रहे थे, जी, तो कोई भी हुआ, पहली बार हम आप दोस्त तो बने, ₹1000 जी, उधार माँगेंगे कोई नहीं देने देगा। जी, नहीं तो देगा। उसको हम विचारधारा बता रहे हैं और हमारा अपना बना रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो पहली बार में हमसे कैसे विश्वास करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो उसको बहुत सारे पार्टी वालों का जमा-जमा मामला तो खत्म होता है, तो कई तरह की चीज़ें करते हैं। जी, जब कई बार ऐसा भी हुआ हमारे साथ, लोग पत्थर लेके खड़े हैं, ये कैसे जी, आ रहा है, हमको बिगाड़ रहा है यूँ। जी, जी, लेकिन जब हमने बोलना शुरू किया, हमने सच्चाई बताना शुरू की, वही पत्थर छोड़ के हमारे पास सुनने आ गए। उन्होंने कहा कि इतने दिन हमें अंधेरे में रखा जा रहा था, हमारे आँखों के सामने चश्मा था जो झूठ का, वो हटा के आप सीधा सच्चाई बता रहे हो। हमने कोई झूठ नहीं बोला किसी को, कभी नहीं बोला। हमने खुद के लिए भी झूठ नहीं बोला और इसीलिए धीरे-धीरे विश्वास रहा उनको, हमारे साथ जुड़ते गए। जी, जी, बाकी पार्टी वालों का ये कितने भी प्रयास रहे होंगे किसी को कुछ भी, तो मेरी मानसिकता ये थी कि लोग जितना उनके दिमाग में 70 सालों से दिमाग में है, जी, वो तो एक बार गाली भी देगा, गलत भी बोलेगा, सब होगा। जी, लेकिन आज नहीं तो कल हमारा अपना होगा। जी, इसलिए उससे यही सोचा आज नहीं है तो कोई बात नहीं, कल हमारा अपना होगा, वो प्रयास रहा मेरा। जी। तो यहाँ पर पहले से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी राज करती आ रही है और विकास हो भी रहा था सब कुछ। लेकिन आपकी ऐसी कौन-सी विचारधारा थी जो कि एक पार्टी ही अलग बना दी भारत आदिवासी पार्टी और इस पार्टी का नाम भी ओनली फॉर यही रखा गया भारत आदिवासी पार्टी, ऐसा क्यों? क्या था नहीं, ऐसा? हमने 4 नाम दिए थे। जी, इंडियन नेशनल पार्टी भी था, भारत आदिवासी पार्टी भी था जी, इस तरीके से। जी, तो हमको चुनाव आयोग ने यही नाम दिया जी, जी, और ठीक है ये दिया, जी, भारत आदिवासी पार्टी, ये भी अच्छा नाम है। जी, और कांग्रेस बीजेपी थी, जी, लेकिन कांग्रेस बीजेपी दोनों अंदर से एक थी, अच्छा, बाहर से अलग दिखती है। जी, और आपने देखा होगा डूंगरपुर के अंदर जिला प्रमुख का चुनाव हुआ, जी, जी, तो ये राष्ट्रीय पार्टियाँ थी, हम हमेशा देखते थे जब छोटे थे, कांग्रेस खिलाफ है, बीजेपी के बीजेपी खिलाफ है, कांग्रेस के जब एक हो गई और जी, फिर मुझे ठीक है डूंगरपुर में हुई, दलोट के अंदर प्रधान बनाया एक होकर। जी, फिर दरियावत का कॉलेज चुनाव हुआ, सबसे ज़्यादा एक होने का नतीजा ये था कि चुनाव के अंदर कॉलेज चुनाव में 4 पैनल में 4 नाम होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और महासचिव। हाँ, हाँ, तो उन्होंने कांग्रेस विजय ने सीधा बँटवारा किया अच्छा, कि उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो कांग्रेस ले गई, बीजेपी ले गई जी, और महासचिव, सचिव कांग्रेस ले गई। अच्छा, और उसके बाद में दोनों साथ में बच्चों को कलेक्ट करके लेके जा रहे घुमाने के लिए, अच्छा, अच्छा, दोनों के लीडर साथ में। हाँ, 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 तो ये फिर लोगों को सच्चाई मालूम पड़ी, हाँ, ये हाँ, हो क्या रहा है, जिस पार्टी के लिए हम लड़ते झगड़ते हैं, वो तो जी, एक ही जी, जी, और हम एक-दूसरे का दुश्मन बन के बैठे हैं, एक-दूसरे के खेत-पानी पे नहीं जा रहे हैं, हाँ, हाँ, एक-दूसरे के घर का खाना नहीं खा रहे हैं, करियावर में नहीं जा रहे हैं, शादी सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं जा रहे हैं, ये अच्छा, पाबंदियाँ लगा रहे हैं, जी, तो अंदर से एक है। जी, वो कॉलेज चुनाव जितने दोनों पार्टियाँ वोट लाई, हाँ, हाँ, उतने से हम जीत गए, अच्छा, अच्छा। बिना कुछ किए। हाँ, तो ये भारत आदिवासी पार्टी के ऐसे कौन-से मुद्दे हैं और जिससे आपने अलग से पार्टी बनाई और ऐसी कौन-सी विचारधारा है उसको लेकर चल रहे हैं आप भारत आदिवासी पार्टी के अंदर? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी और हमारे लोग जी, सीधे जनता से जुड़े रहते हैं, ईमानदारी के साथ रहते हैं। जी, जो सरकारी योजना होती है उन तक नहीं पहुँचती उसके साथ हैं। जी, सरकार की ऐसी पॉलिसियाँ जो आदिवासी विरोधी होती है, जी, उनके लिए हम लड़ते हैं, चाहे जल, जंगल, ज़मीन की बात हो। दूसरा आज ट्राइबल एडवाइज़र कमेटी जो उदयपुर संभाग के अंदर हमारा टीएससी पे अधिकार होना चाहिए, जी, जी, ठीक है?
पर इसमें अब ट्राइबल बेल्ट का ही विधायक होगा या जनप्रतिनिधि होगा, वो समझेगा कि हमारे ट्राइबल्स की क्या प्रॉब्लम है, हमारे इलाके में क्या-क्या दिक्कत है। वो यहाँ पर सीएम पहले गहलोत जी थे, फिर वसुंधरा जी थे, इन्होंने कब्ज़ा जमा के रखा था। उनको क्या मालूम है हमारे क्षेत्र में किस तरह से डेवलपमेंट करना है, वो अधिकार जमा के बैठे हैं। तो हम उस पर हमारे लोगों को बैठाना चाहते हैं, सेपरेट बिल प्रदेश की माँग कर रहे हैं। 5th शेड्यूल एक्ट जो विधानसभा और संसद सभा के अंदर, सभी राज्यसभा के अंदर भी, सभी चीज़ों की बारी-बारी से डिबेट होती है, सभी कानूनों पर। ये 5th शेड्यूल एक्ट तो सिर्फ़ संविधान की किताबों के अंदर अंकित ही रह गया, आज तक कोई बोला ही नहीं इसके बारे में। पेसा एक्ट, ग्राम सभा इनका पावर, आज तक धरातल पे लागू नहीं हुआ। तो आदिवासी को 7 तो अधिकारों का हनन हुआ। फिर वन विभाग में ऐसे-ऐसे कानून लेके आए, जिन कानूनों की वजह से आज आदिवासी को आए दिन ज़मीन से बेदखल किया जाता है। कभी फैक्ट्री के नाम से किया जाता है, कभी खनन के नाम से किया जाता है, कभी तो ये 5th शेड्यूल बात कर रहे हो और 6th शेड्यूल की बात कर रहे हो, इसमें क्या प्रावधान है ऐसे? 5वीं अनुसूची जो संविधान के अंदर है, जी, आदिवासियों की जीवन जड़ी-बूटी है। जी, इसके अंदर बहुत सारे नियम कानून लिखे गए हैं। जी, जो आर्टिकल 244 एक के तहत हमारे यहाँ पर सामान्य कानून लागू नहीं होते हैं। जी, यहाँ पर ग्राम सभा के कानून लागू होते हैं जी, और कोई बड़ी संगीन वारदात हो तो ये हमारे अदालत के मामले न्यायालय में चल पाते हैं। बाकी जी, छोटे-मोटे लड़ाई-झगड़े हमारे ग्राम सभा के माध्यम से तय होते हैं। जी, फिर हमारी ज़मीन किसी और के गैर खातेदारी नहीं हो सकती है। जी, हमारे इलाके के अंदर कोई मिनी बैंक का लाइसेंस लिए बगैर यूँ पैसा ब्याज में बाँटता फिरता है, जी, 10% 20% के माध्यम से, जी, वो नहीं दे सकते हैं। जी, हमारी ज़मीन के अंदर लोड़ों लोढ़ा निकले, भाटा निकले या सोना निकले, चाँदी निकले, उस ज़मीन का मालिक आदिवासी होना चाहिए, यही होगा। हमारे यहाँ पर बहुत सारे कानून लागू कर रखे हैं जिसमें आदिवासी को उलझा रखा है, जी, ये सारे नहीं लागू होते। तो हमको एक सेपरेट अधिकार दिया गया है, जी, हमारे खुद को बचाने के लिए। जी, जी, तो उस हिसाब से 5वीं अनुसूची को लागू तो किया द कानून में तो है, जी, संविधान में है, जी, लेकिन धरातल पे लागू नहीं हुआ है। इसका फ़ायदा आज तक आदिवासी को नहीं मिला है। जी। तो यहाँ पर ग्राम सभा की बात करते हो, तो ये प्रत्येक ग्राम पंचायत वाइज़ ग्राम सभा गठित की जाती है इसमें? हाँ, ग्राम सभा एक समिति बनाकर ग्राम सभा गठित की जाती है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, राष्ट्रपति द्वारा मान्यता दी जाती है। जी, तो इसके अंदर पूरे सदस्य होते हैं अध्यक्ष से लगाकर निचले स्तर तक। जी, पूरे गाँव के अंदर सारी चीज़ों का डिटेल होती है उसके अंदर। जी, कितने कौन-कौन से प्रकार के पेड़ हैं, कौन प्रकार के जीव हैं, कौन-कौन से प्रकार के क्या है जी, और फिर उनकी एक नियमावली बनती है। जी, गाँव के अंदर किस तरह से हम लोग विकास करते हैं। जी, यहाँ के मेले का आयोजन कौन कराएगा, यहाँ के अंदर रूढ़ी प्रथाओं का किस तरीके से हमको संरक्षण करना है। जी, हमारा सारा उस ग्राम सभा के अंदर आ जाता है और ग्राम सभा के माध्यम से हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य हम तय करवाते हैं। कानून व्यवस्था होती है हमारी अलग से जी, और जब कोई गाँव के अंदर आज भी उस कानून व्यवस्था को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है जी। कि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो गाँव के मुखिया वगैरह हम आपस में निपटते हैं यहाँ पर। जी, यहाँ पर बात कर रहे थे आप कि किसी भी प्रकार का अगर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में खनन निकलता है, लोहा निकलता है, सोना निकलता है, तांबा निकलता है, जस्ता निकलता है, जो भी निकलता है उस पर आदिवासियों का अधिकार होता है। तो यहाँ पर घाटोल, भुकिया, जगपुरा में सोने के भंडार निकले हैं, तो उस पर फिर आदिवासियों का अधिकार। जी, देखो कानून धरातल पे लागू होना चाहिए, जी, पूरी तरह से उसकी पालना नहीं हो रही है। जी, फिर उसको जैसे अभी ये हमारे पास में भूंगा बड़माई से आपके जो बता रहे हो वहाँ पे भी जी, है। इनके अंदर पंचायत अगर एनओसी नहीं देती है तो कोई नहीं खोल सकता और अगर पंचायत के सरपंच ने एनओसी दी मतलब स्वीकृति दे रहा है आप गाँव के माध्यम से, जी, तो इसका मतलब आपके वहाँ खोल सकते हैं। और जब खोलने के बावजूद भी एक कानून और बना हुआ है, वहाँ से जो माल निकलता है उसके लिए सीधा 22% 3 प्रकार के टैक्स होते हैं, जिसमें 22% जो बजट बन रहा है ना, यहाँ से माल लेके जैसे निकलते हैं, वो सीधा जा रहा है यहाँ के लोगों के विकास के लिए और इसका ज़िम्मेदार होता है डीएम, कलेक्टर होता है और उस जिले के अंदर जो विधायक होते हैं, वो होते हैं और वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसको कहाँ बाँटा जाए। लेकिन आज तक ऐसा किया नहीं। तो यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी है जो कि आप कह रहे हो कि हमारा एक उद्देश्य है कि भील प्रदेश की मांग करें। तो यहाँ पर भील प्रदेश की मांग क्यों कर रहे हैं? यहाँ राजस्थान में एससी भी रहता है, ओबीसी भी रहते हैं, जनरल भी रहते हैं, माइनॉरिटी भी रहते हैं। फिर भील प्रदेश की मांग का मुद्दा कहाँ से आ गया बीच में? जी भील प्रदेश एक सेपरेट स्टेट की बात कर रहे हैं, वो बहुत पुरानी माँग है। जी, गुरु गोविंद जी के समय से भी पहले की माँग है जी, जी, और वो जहाँ से उदयपुर संभाग, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, जी, फिर मध्य प्रदेश का टच का हिस्सा, जी, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो इलाका है, यहाँ की संस्कृति, बोली, रीति, भाषा, पुरखाई खेती-बाड़ी व्यवस्था, पूजा विधि, हम सबकी एक जैसी मिली-जुली है। सारी चीज़ें, परंपरा एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है और सबसे ज़्यादा इस इलाके के अंदर भील कम्युनिटी रहती है, भील समुदाय रहता है। जी, जी, इसलिए हम इसकी माँग कर रहे हैं भील प्रदेश जो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी एक सेपरेट राज्य की है। अच्छा, तो इस वजह से कि हमारा सब कुछ एक जैसा है और उसके आधार पर राजस्थान को राजपूताना का नाम दिया ही था राजपूत हाँ, हाँ, बिल्कुल। कि क्या पूरे राजस्थान के अंदर राजपूत थे। जी, फिर उसके अंदर तेलंगाना को भाषा के आधार पर बनाया था। जी, आंध्र प्रदेश से अलग करके दोनों जी, राज्य जी, बने थे। उत्तराखंड को बनाया था। जी, ऐसे कई स्टेट है जिनको उनका बनाकर दिया गया है। जी, जी। तो फिर हमारा भील प्रदेश क्यों नहीं बन सकता? अच्छा। अगर ये भील प्रदेश बन जाता, चलो मानो आपने मुद्दे उठाए, आपका भील प्रदेश बन गया, तो इसमें आदिवासियों का ऐसा नाम तो भील प्रदेश मतलब भीलों का प्रदेश, मतलब तो इसमें आदिवासियों का भीलों का
क्या इसमें सिस्टम रहेगा? उनके क्या आरक्षण रहेंगे और क्या इनका भला होगा? जी, उस वक़्त हमारा स्वतंत्र नेतृत्व रहेगा जी, और यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन की सुरक्षा हम अच्छी तरह से कर सकते हैं और हम इस प्रदेश को डेवलपमेंट करेंगे और ये प्रदेश पूरे विश्व के लिए, आदिवासियों के लिए एक उदाहरण बनेगा। जी, यहाँ पर हम इस प्रकृति का संरक्षण कैसे करना है, वो भी हम करेंगे क्योंकि हमारे इस भील प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा खनिज संपदा है, जी, जिसकी नज़र बड़े-बड़े भूमाफियाओं पर और बड़े कॉर्पोरेटों की नज़रें हैं और जी, सरकार और कॉर्पोरेट मिले-जुले काम करते हैं। जी, जी, तो आदिवासियों को विस्थापन करना उनके लिए छोटी बात होती है। जी। हमें इस सेपरेट राज्य के बाद में हमारा खुद के आदिवासियों का भला कैसे करें, हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दरियावद विधानसभा के विधायक बने हैं, तो आपके ऐसे कौन-से मुद्दे आपके माइंड में थे कि मैं एक विधायक बन के पूरे करूँ? और ऐसे कौन-से मुद्दे हैं जिनको आप सबसे पहले प्राथमिकता दोगे? जी मैं दरियावद विधानसभा में उपचुनाव में गया था पर इतना नहीं कर जा पाया। फिर उसके बाद में 2 साल मैंने सबके सुख-दुःख में साथ मेरा हर छोटी-छोटी समस्या झेली। इस चुनाव के अंदर जब मैं गया, गाँव के अंदर मुझे बहुत दुःख हुआ कि 30 सालों तक लोगों ने वोट दिए हैं और उनका भरोसा हर बार तोड़ा। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे-ऐसे इलाके देखे जहाँ सड़कें नहीं हैं आज भी। ऐसे इलाके जहाँ वन विभाग 70 सालों से रहने वालों को भी दौड़ाता रहता है। हुँ, हुँ, हुँ। जहाँ पानी के लिए माताएँ-बहनें 2-2 किलोमीटर तक मटका लेके जाती हैं। हुँ, हुँ। ऐसा इलाका देखा है जहाँ पर स्कूलें बनी तो है पर बंद पड़ी हुई हैं। हुँ, हुँ। और जब बारिश का समय आता है तो लोग अपनी व्यथा सुनाते हैं कि हम खाट पे मरीज़ को पेशेंट को बाहर ले जाते हैं 1-1 2-2 किलोमीटर तक। ऐसा इलाका रहता है जहाँ नेटवर्क नहीं है, लोग आम जनजीवन से जुड़े ही नहीं हैं। तो मुझे दुःख होता है कि 70 सालों से 30 सालों से हमारे लोगों को किस तरह से इस्तेमाल किया। फिर ये फिर दूसरी बहुत सारी समस्या हैं, फिर मैं एक नौजवान हूँ, बीए, बीएड करी हुई है, जी, जी। तो मेरे जैसे नौजवानों का दर्द देखता हूँ मैं, कि वो पढ़ने के बाद में सोच रहा है कि मुझे रोज़गार मिले या नौकरी मिले। लेकिन रोज़गार की चाह में भटकता है युवा। और यहाँ से फिर आधी-अधूरी पढ़ाई भी करके हमारे रोज़गार नहीं मिलता तो अहमदाबाद, बम्बई पलायन कर जाते हैं। जी, जी। परिवार चलाना पड़ता है जी। और अपने परिवार का बोझ कंधों पे लेके निकल जाते हैं। जी। और दूसरी बात यहाँ जो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जी। कॉलेज नहीं है। जी। एक कॉलेज थी, एक कॉलेज है, तो 80 सीटें हैं। हर साल हज़ारों स्टूडेंट पास होते हैं। 80 सीटों से क्या होगा? हमने लगातार लड़े झगड़े, आंदोलन किए तो 200 सीटें बढ़ी, फिर फैकल्टी भी लेके आए। उसके बाद में हमारा पहली प्राथमिकता है कि सरकारी कॉलेज में सुविधा बढ़े, फैकल्टियाँ बढ़ें, हुँ, हुँ, हुँ। तो बच्चों को बाहर जाने में दिक्कत ना आए। हुँ, आर्थिक रूप से हमारे यहाँ के लोग कमज़ोर हैं। जी। बाहर महँगी फीस के लिए खेत गिरवी रखता है, कोई-कोई माँ-बाप के गहने गिरवी रखता है और उसको जुटाने के लिए या फिर ब्याज में पैसा लाता है उसको वापिस वापिस पूरा करने के लिए पढ़ाई भी चलती है और अहमदाबाद, मुंबई मज़दूरी करके चुकाता है। कितना बड़ा चैलेंज होता है उसके सामने। और जो बालिकाएँ होती हैं, उनके लिए कोई बालिका गर्ल्स कॉलेज नहीं है। ऐसे वक़्त में एक वातावरण अलग-सा हो जाता है कभी-कभी तो माँ-बाप हुँ, हुँ, डरते हैं कि इनको दूर भेजें कि नहीं भेजें। हाँ, हाँ, हाँ। तो आधी-अधूरी पढ़ाई छुड़वा के उनका ब्याह भी करवा देते हैं। जी, तो फिर ससुराल में जाने के बाद भी उनकी पढ़ाई छूट जाती है। बहुत सारों के साथ ऐसा होता है। जी। तो इस बात का भी मुझे दर्द होता है कि ऐसा होता है। 12वीं क्लास 11वीं क्लास में जब बच्चा आता है, हुँ, हुँ, हुँ। गिनी-चुनी स्कूल में आर्ट्स फैकल्टी है। बिल्कुल। तो ये आर्ट्स फैकल्टी है, ऐसे में दूसरी फैकल्टियाँ हैं नहीं। तो हम लोग कॉम्पिटिशन कहाँ-कहाँ, क्या-क्या करना चाह रहे हैं, हमारे अंदर हुनर क्या-क्या है, कोई उस हुनर को आगे तवज्जो नहीं दे पा रहा है, जी, उस जी, हुनर को आगे पहुँचा नहीं पा रहा है। जी, तो यहाँ पर फैकल्टियाँ नहीं तो पढ़ेगा कैसे? जी, और यहाँ पर जाखम का पानी हमारे पास में है, जी, उस जाखम का पानी हमको सीधा मिलता है बाँध का पानी। जी, जी। तो यहाँ के किसान अच्छी पैदावार करते हैं हुँ, खेती-बाड़ी में, हुँ, हुँ। लेकिन उस उपज का दाम उसको सही नहीं मिलता, क्योंकि कृषि मंडी नहीं खुली है। जी, जी। कई बार लापरवाही कर रखी है। हाँ, हाँ, हाँ। अभी मैंने जितने इस कृषि मंडी के लिए तो बात करी है, वो जल्दी इसको खुलवाऊँगा भी। जी। यहाँ के किसानों को पहली फसल जैसे बड़ी होगी, हाँ, हाँ। उसका लाभ दिलवाऊँगा, ये मेरी पूरी कोशिश है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि किसान खाद बीज के लिए भी तरसता था, हाँ, हाँ। तो मैं उनके साथ लाइनों में खड़ा देखता था। हाँ, हाँ। कोई बुजुर्ग 4-4 दिन तक लाइनों में खड़ा है बिल्कुल। और चक्कर खा के गिर रहा है। हुँ, हुँ। कोई माता-बहनें हैं जो अपने बच्चे को घर पे रख के आ रही है जी, और वो बच्चा रोता हुआ माँ-बहनें यहाँ पे लाइनों में लगी रो रही है। एक किसान को तड़पता हुआ देखा कि जो पूरे देश का पेट भरता है मेहनत से, वो आज लाइनों में खड़ा है, कितना बुरा है। तो आज मुझे ये लगता है कि अगर किसान की आँखों में आँसू होता है, इसका मतलब मुझे कोई रुला रहा है। तो इसलिए हरगिज़ मैं इन किसानों को दुखी नहीं होने दूँगा। जी। तो यहाँ पर जो अपनी विधानसभा की सीमा पर ऐसे लोग रहते हैं जिनके मकान भी नहीं होते। गरीब से गरीब, उनके घर में खाने के लिए अनाज बराबर नहीं मिलता। एक बार कमाता है तो पूरे साल भर खा नहीं सकता। ऐसे गरीब किसानों तक और गरीब आदिवासी परिवारों तक पहुँचने की कैसे कोशिश करोगे आप? जी। अभी चुनाव जीता हूँ, सबसे मिलना हो रहा है। जी, मुझे मालूम है और यकीन है जी, कि मेरे साथ में जनता की दुआओं का काफ़िला है। जी, मेरे साथ उन्होंने उम्मीदों की माला पहनाई जी, और विश्वास का ताज बंधाया है जी, और साथ में मेरा प्रचार कार्यकर्ताओं ने और ये पहली बार ऐसा हुआ दरियाव विधानसभा में कि चुनाव थावरचंद नहीं लड़ रहा था, जनता खुद लड़ रही है। अपने पैसों से दौड़े हैं। जी, कार्यकर्ताओं ने 1-1 महीने तक नौकरियाँ छोड़ी अहमदाबाद, मुंबई, गुजरात में। जी, अपने घर का अनाज बेच के प्रचार किया है। तो उन मेरे जब मिलने आते हैं बहुत सारे अपाहिज होते हैं, जी, बहुत सारे 2-2 3-3 साल से बीमार होते हैं। जी, तो मिलने आते ये बात कहते हैं कि अगर मैं थावरचंद जी से एक बार मिल ले, जी, आपने थावरा एक बार मल ले ना, जी, जी। तो हम आधे ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अच्छा।
तो उनकी जो आँखों की चमक होती है, जो जिस तरीके से वो बात करते हैं कॉन्फिडेंस से और वो बोलते हैं कि मेरे प्रति इतना भरोसा करते हैं, तो वो मेरे को बहुत बड़ी हिम्मत दे जाता है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ। और मुझे यकीन है कि मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। चाहे सरकार राजस्थान में किसकी भी हो, सरकार भारत में भी किसकी हो, पर दरियावत विधानसभा में सरकार आदिवासियों की है और कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप किसानों की बात कर रहे थे, खाद बीज के मामले में वो बहुत तड़पते हैं, लाइनों में लगते हैं। हमने भी ऐसा देखा है कि बहुत बार आदिवासी सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक इसी एरिया में, ये पिछड़ा इलाका माना जाता है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में किसान लोग हैं, वो लंबी-लंबी कतारों में लगते हैं और यहाँ तक कि उनको जो प्रिंट रेट होती है खाद की, वो प्रिंट रेट में भी खाद नहीं मिलता है और उनको कालाबाज़ारी करके 400 से ₹500 में खाद दिया जाता है। तो उनके लिए ऐसी क्या मुहिम चलाओगे आप कि उसी पैसों में और उनको उसी दाम में खाद मिल जाए, उचित दाम में? जी, पिछली बार हमने दिलवाया है। मतलब ऊपर से लगाकर नीचे के अंदर 1-2 कर्मचारी भी लापरवाह होते हैं और जो बेचने वाले डीलर हैं, उनमें भी तो नस-नस में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। हमें सिर्फ़ एक चौकन्ना रहना है और सिर्फ़ इतना है कि हमारा जो हिस्सा है वो पहुँचे बराबर। सहकारी समितियों के अंदर मैं सभी सहकारी समितियों में खाद बँटाऊँगा क्योंकि ये बढ़ते नहीं हैं। और ये सहकारी समिति को डिस्टर्ब करने के लिए क्या करते हैं, साथ में छोटी-छोटी डिबिया पकड़ाते हैं, नैनो एरिया है, फलाना-ढिकना उनको, ताकि डैमेज कर सकें। इनकी मिलीभगत होती है कालाबाज़ारी करने में। वो डीलर होता है बेचने वाला उसकी और कुछ 1-2 अफसरों की भी होती है। मैं इस बार जो सही काम करेगा, उसके साथ में 7 कंधे मिलाकर करूँगा। लेकिन जो बेईमानी का काम करेगा, उसकी नस-नस का भ्रष्टाचार निकाल दूँगा। तो आपको आप मतलब किसानों का पूरा भरोसा दिला सकते हैं वो कि आपके एरिया में जो उचित दाम में जो खाद मिलना चाहिए, वो प्रिंट रेट में ही खाद मिल सके? दिलाऊँगा, दिलवाया है और दिलाऊँगा और ये अभी चुनाव जीता हूँ, सबसे मिलना हो रहा है। 2 महीने बाद में मेरे काम के तरीके देखना आप। 2 से 3 महीने बाद में एक बार और इंटरव्यू लेने आना, फिर देखना मेरे काम के तरीके। किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह लाइन में खड़ा नहीं होने दूँगा। जितने हर संभव प्रयास है सारे करूँगा। उन्होंने भरोसा किया है। मुझे चुनाव से पहले जिस संघर्षों में साथ दिया, मेरे कार्यकर्ता एक-एक टाइम भूखा रहे। कांदा रोटियाँ खिला के भी मेरे साथ में प्रचार करने दौड़े हैं। जीतने के बाद में हज़ारों लोग अच्छी चीज़ें लाए, काजू बादाम पिस्ते लाए, मेरे किस काम के? मेरे उस किसानों की आँखों में आँसू देखता हूँ, तो मुझे दर्द हुआ उस बात का जब मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो उस वक़्त मेरे साथ थे वो और मैंने तो दुनिया के सबसे बुरे दिन देखे हैं। आर्थिक स्थिति कमज़ोर था। मैं जनता के बीच में उम्मीदें पूरी करने के लिए चाहे किसी से लिफ्ट भी माँगता, चाहे ₹100 किसी दोस्त से माँगता और उसकी उम्मीद पूरी करने के लिए वहाँ पहुँचता। मैंने 2 साल में जीवन में बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं, उनके पीछे संघर्ष एक बहुत बड़ी कहानी होती है। कहते हैं ना कि कामयाबी के बाद यहाँ तक आता है आदमी, तो उसकी कामयाबी ज़रूर नज़र आती है, पर उसके पाँव के छाले कोई नहीं देखता। तो उन 2 सालों में मैंने बुरी-बुरी गालियाँ भी सुनी बहुत। 2 सालों के अंदर बहुत तरीके का अपमानित हुआ हूँ, सब कुछ हुआ मेरे साथ। पर मैं एक्सेप्ट था कि अपने हाल में मस्त रहो, जो कामयाब इंसान कामयाबी की ओर चलता है उसी वक़्त शोर-शराबा होता है। और एक ये भी पढ़ा था मैंने, डरा नहीं कि हो सकता है कि ये आपकी आखिरी हार हो, इसके बाद हो सकता है आपकी अगली जीत हो, तो प्रयास करते रहना चाहिए। ये विचलित हुआ कई बार मैदान छोड़ूँ, कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हुई मेरे साथ लेकिन फिर जनता हौसला देती, नहीं हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। फिर मैं उनके लिए काम करता गया। यहाँ पर आप आरक्षण की बात करते हो आदिवासी इलाकों में, तो यहाँ पर कितने परसेंट आरक्षण की माँग कर रहे हो जिसमें आदिवासियों का भला हो? और हम तो 100% आरक्षण की बात करें, आर्टिकल 244 के अंतर्गत हमारे यहाँ पे इस एरिया के अंदर 100% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हमें मिला नहीं। 2018 से लगाकर अभी तक की सारी भर्तियाँ उठा के देखो, पशुधन सहायक, ग्राम सेवक, पटवारी, पुलिस और जितनी भी भर्तियाँ हैं, उन सबको उठा के देखो। हमारे ये प्रतापगढ़ जिला, बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये सब देखो आप उदयपुर देखो, क्या स्थिति है हमारी। जबकि हमारी जनसंख्या अनुपात में भी देते, तो हमारे पद ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन एक तरफ आरक्षण का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ हमको आरक्षण मिला नहीं है, इस ना बराबर हो गया है। सरकार एक तरफ तो देने का नाटक करती है, दूसरी तरफ छीनने का चलावा करती है। तो आप ये आरक्षण का मुद्दा आप विधानसभा में जाके उठाओगे? जी, पुरज़ोर तरीके से उठाएँगे। उठाएँगे, छाती ठोक के उठाएँगे। 2 साल से हमारे 2 से 3 साल से हमारे विद्यार्थी नौजवानों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, आज खेत गिरवे पड़े हैं किसी के। छात्रवृत्ति के भरोसे एडमिशन लिया उसने, कहीं ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कोई पढ़ी छोड़ के अधे-अधूरे अहमदाबाद गया। सरकार हमारी छात्रवृत्ति खा गई। तो ये एक घाटोल का वो मुद्दा था जो कि सोने के भंडार, भूखिया जगपुरा में निकले हैं, उसके मुद्दे आप उठाओगे क्या? ज़रूर उठाएँगे, वहाँ पर भी हमारे आदिवासी लोग रहते हैं। जिस ज़मीन पे वो पैदा हुआ है, जिस ज़मीन पे उसने सब कुछ पाल-पोस कर बड़ा किया है, वहाँ पे वातावरण में रहा है, वो उसके लिए माँ बराबर है, उस ज़मीन को कैसे छोड़ने देंगे? वहाँ का आदिवासी हमारा खून है, चाहे घाटोल का हो, चाहे दरियावत का हो। तो घाटोल में हमारा भाई अशोक चुनाव हार गया 3000 वोटों से। इसका मतलब वहाँ की जनता के लिए हम काम नहीं करेंगे, सबके लिए काम करेंगे, पूरे देश के आदिवासियों के लिए काम करेंगे और देश के आदिवासियों के अलावा भी हमारे से मदद माँगने आया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। हमारे से मदद माँगने आएगा, कोई भी जाति का हो, लेकिन हम हमेशा खाली हाथ नहीं भेजेंगे। तो ये अपने आप भारत आदिवासी पार्टी से विधायक बने हो, तो आपको भारत आदिवासी पार्टी तो पैसा भी नहीं देती है आगे से और
बीजेपी, कांग्रेस में क्या है, आगे से पैसा आता है, तो आपको पैसों का कई तरह से सामना करना पड़ा होगा। मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, हिम्मत है उनके अंदर। जी, बहुत सारे किसान छोटा-मोटा कर्ज़ा हो जाता है, हिम्मत हार जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जी, और मेरे पिता की आँखों में मैंने कभी मायूसी नहीं देखी जी, और वो हताश नहीं देखी। जी, बस यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। और उस तरीके से उन्होंने मेंटेन किया था शुरुआती दौर में कि भाई कहाँ से एडजस्ट करें इधर-उधर और जिन लोगों से मेरे ब्याज में लेते थे लेन-देन, अरे इस पार्टी का ये तो ज़मीन छीन लेगा, ये तो पैसा छीन लेगा, पर मैं उनको भरोसा दिलाता रहा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। तो क्या आपके पापा वगैरह पहले से पॉलिटिक्स में थे, तो इनको इतनी हिम्मत है? नहीं, मेरे ऊपर भरोसा था। पॉलिटिक्स में तो क्या है, वार्ड पंच का चुनाव लड़े, मेरे पापा पढ़े-लिखे नहीं हैं। जी, एक बार सहकारी समिति के सदस्य रहे हुए हैं जी, जी, और जब सरपंच इलेक्शन थे, तो उनकी भी इच्छा थी मैं वार्ड पंच का लड़ूँ। जी, फिर मैंने कहा, "या तो आप लड़ो या मेरे को लड़ने दो।" जी, जी, तो उन्होंने कहा, "तेरी इच्छा तू कर।" मैंने बहुत करा। जी, फिर इतना इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में क्या है, ठीक है, गाँव के अंदर थोड़ा व्यवहार उनका अच्छा है, सबके साथ हँस के रहते हैं, जी, सरल स्वभाव के हैं, वो जी, मेरे से कई गुना ज़्यादा ईमानदार हैं। जी। तो यहाँ पर आप दरियावद विधानसभा में गरीब, पिछड़े आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोज़गारों के लिए उनको क्या संदेश देना चाहोगे? अ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कोई जो पैदा होता है, जी, तो हम ये दोष नहीं दे सकते कि मेरा वातावरण कैसा है, जी, मेरा परिवार कैसा है। जी, मेरे पिताजी किसान हैं, जी, हमें जीवन मिला है, जी, तो हम क्या कर सकते हैं? ये सोचना चाहिए जी, कि परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती है, जी, किसी भी मामले में। जी, हमारा अंदर का विश्वास मजबूत होना चाहिए जी, कि हम कर सकते हैं, कोई भी काम असंभव नहीं होता है। जी, हमारे आस-पास में जो हारता आदमी, जी, तो हम लोग कहते हैं वो हार गया। हमारे आस-पास में कोई जीतता आदमी, जी, हम लोग कहते हैं वो जीत गया। हमें उस दूसरों से बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में हारने वाले आदमी की कमियाँ देखो, हमारे पास में जीतने वाले आदमी की अच्छाई देखो। मैं एक हमेशा आदत रही है, मैं विपक्ष में भी खड़ा होता और चुनाव जीतता, मैं उससे सीखता कि इसके पास क्या चीज़ें थी। और हम लोगों को मेरे नौजवानों को सबको कहना चाहता हूँ कि फिर कहता हूँ कि जीवन एक संघर्ष है, स्वीकार करना पड़ेगा और उसके लिए कभी-कभी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके दुनिया के ताने सुनने पड़ते हैं और जब आदमी संघर्ष में होता है, उसी टाइम उसके साथ चैलेंज बहुत बढ़ता है। आस-पास, पड़ोस, रिश्तेदार, परिवार सब कोई न कोई ताने देता है। जी। जब कामयाबी होती है, तो वही ताने देने का सुर सबसे नज़दीक वही होते हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ खास युवा जुझारू और कर्मठ विधायक थावरचंद जी मीणा जो कि इन्होंने युवाओं को संदेश दिया है कि आई एम बेस्ट, आई कैन डू इट मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं कर सकता हूँ। और यही आप लोगों को भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी युवा-युवतियाँ हैं, इनको यही शिक्षा लेनी और इनसे प्रेरणा स्रोत बन के आपको कुछ जीवन में हासिल करना है और इनके बारे में क्या कमेंट करना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा नाम